अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और खबरों की शुरुआत करते हैं चंपावत के दूरस्थ पार्टी ब्लॉक के रमक जीआईसी में स्कूलों में। आपको बता दें कि पढ़ने वाली छात्राएं स्कूल पहुंचने के बाद चीखने चिल्लाने लगती हैं। जानकारी के मुताबिक नवंबर के आखिरी हफ्ते से रोजाना 5 से 7 छात्राओं का स्कूल में आने के बाद व्यवहार सामान्य नहीं रह रहा है। अब तक इस सरकारी स्कूल में 39 छात्र चीखने चिल्लाना शुरू कर चुकी हैं। वही जानकार इसे मास हिस्टीरिया का मामला बता रहे हैं। तो राजकीय इंटर कॉलेज रमक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर स्कूलों में छात्राओं के चिल्लाने का मामला सामने आया है। इससे पहले भी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई है कि किस तरीके से छात्राएं चीखते चिल्लाते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि जो जानकार हैं उससे ये बताते हैं कि मास हिस्टीरिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और नवंबर के आखिरी हफ्ते से ये सिलसिला लगातार जारी है। देखिए बच्ची कैसे चिल्लाती हुई नजर आ रही है। 5 से 7 छात्राएं जो कि चिल्लाते चीखते हुए नजर आई हैं। हमारे सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, जो ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है, जब स्कूल पहुंचती हैं ये छात्राएं तो चीखने चिल्लाने लगती हैं। हालांकि इसे जानकार ये कहते हैं कि मास हिस्टीरिया का ये पूरा मामला है। स्कूल की तरफ से क्या कहना है और जो आसपास के लोग हैं उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को देखते हुए? देखिए चांदनी, ये चौभाव जिले से दूरस्थ क्षेत्र पार्टी ब्लॉक का ये मामला आया है। इस तरीके की जो पहाड़ का हमने देखा है कि इससे पहले भी कई विद्यालयों में इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। हालांकि जो वहाँ के लोकल अभिभावक हैं, जो छात्राओं के और जो स्थानीय वहाँ का स्कूल प्रबंधन है, वो इस चीज से बच रहा है किसी तरीके से, क्योंकि छात्रों के भविष्य को देखते हुए। लेकिन इस तरीके की जो ये घटना हुई है, इसे कहीं ना कहीं पर पहाड़ के इस स्कूल की कहीं एक बताता है कि पहाड़ में जो मान्यताएं हैं उसको भी आप देख रहे होंगे। एक थाली में चावल लेकर वहाँ पर पूजा करके उस मंत्रों के माध्यम से उन बच्चों को शांत करने की कोशिश वहाँ पर की जा रही है और डॉक्टर्स और जो जानकार हैं वो भी इसको एक बीमारी का नाम दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में, क्योंकि नवंबर के आखिरी सप्ताह से घटना हुई है, प्रतिदिन 5 से 7 छात्राएं इसकी जद में आ रही हैं। पूरा क्या ये प्रकरण है और क्यों इस बच्चों के इस तरह की हरकतें, अजीबोगरीबी जो हरकतें हैं ये क्यों कर रहे हैं, असामान्य जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं, इसको देखना होगा। और क्योंकि मामला जो बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, तो अभिभावक और स्कूल प्रबंधन भी चाहता है कि ये मामला इसमें ज्यादा वो चीजें ना रहें जिसके वजह से उनके भविष्य को वो रहे। तो अभी देखना ये होगा कि आज और आगे जो डॉक्टर्स वहाँ की टीम पहुंचेगी और डॉक्टर्स की टीम किस तरीके से इस नतीजे पर पहुंचती है और इसका क्या उपचार किया जाता है। बिल्कुल कमलेश, क्योंकि ये पूरा जांच का विषय है। जब तक जांच नहीं होगा तब तक ये पता नहीं चल पाएगा कि आखिर स्कूल में इस तरीके से छात्र जो हैं वो चिल्लाती चीखती क्यों है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। देहरादून में 10 दिसंबर को होने वाली आईएमए की पासिंग आउट परेड से पहले आज आईएमए की ग्रेजुएशन सेरेमनी आयोजित हो रही है, जिसमें आर्मी कैडेट कॉलेज विंग के कैडेट को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की डिग्री दी जा रही है। इस बार आईएमए की पासिंग आउट परेड में निरीक्षण अधिकारी के तौर पर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे शामिल होंगे। वहीं देश विदेश के 344 जेंटलमैन कैडेट्स जो है बतौर अधिकारी अपने अपने देश की सेना का अभिन्न अंग बनेंगे, जिनमें से 10 मित्र देशों के 30 कैडेट होंगे। आईएमए में इन दिनों परेड की रिहर्सल भी चल रही है। 10 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि अफगान कैडेट भी पास आउट नहीं होंगे। उत्तरकाशी में कड़ाके की ठंड के बीच जंगली जानवर शहर की ओर रुख कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र में तेंदुए का छोटा बच्चा किसी के घर के आंगन में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है और जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घर में तेंदुए का शावक बड़े आराम से घर में घूम रहा है। जिले में लगातार गुलदार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे कई क्षेत्र में गुलदार की दहशत बनी हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज भी दिल्ली में एमसीडी चुनाव का प्रचार करेंगे। सीएम धामी दिल्ली के शहादरा में बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। कल सीएम धामी ने दिल्ली एमसीडी चुनाव
में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में लोगों ने बीजेपी को चुना और जो देवभूमि से हुआ है वही दिल्ली में भी होगा। दिल्ली के लोग भी एमसीडी में बीजेपी को चुनने जा रहे हैं। सीएम धामी ने कहा है कि दिल्ली के लोग छोटे छोटे प्रलोभन में नहीं फंसेंगे। सीएम धामी ने कहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं और झूठे दावे करते हैं। इसके अलावा सीएम धामी ने कहा है कि पूरे देश में धर्मांतरण की समस्या है। उत्तराखंड में इसे लेकर कड़ा कानून बनाया जा रहा है। सुरेंद्र बिधूड़ी जी, दिल्ली में वही होगा जो उत्तराखंड में होता है, क्योंकि उत्तराखंड ऐसा राज्य है जो गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है, देवभूमि है। और देवभूमि में कोई काम प्रारंभ होता है तो वो पूरे देश में जाता है वहां से। सर, धर्मांतरण कानून को लेकर उत्तराखंड असेंबली ने कल पास कर दिया है, किस तरह से? देखिए, धर्मांतरण और मतांतरण हमारे लिए एक बहुत गंभीर समस्या थी। उत्तराखंड के अंदर भी और देश भर में भी समस्या है। उत्तराखंड में हमने निर्णय लिया है कि अब धर्मांतरण और मतांतरण कोई नहीं करवा पाएगा, क्योंकि हमने इसके लिए कठोर इसके प्रावधान कर दिए हैं, कठोर सजा का प्रावधान कर दिया है। उत्तराखंड में महिला वोटर्स ने बीजेपी पर भरोसा जताया और बीजेपी ने भी महिलाओं का भरोसा बरकरार रखा है। सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर बिल पास करके सरकार ने अपनी सोच जो है वो जाहिर कर दी। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं का अधिकार सुरक्षित रहे। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इसके लिए पूरा दम लगाया और नौकरियों में 30% आरक्षण का फायदा राज्य की महिलाओं को ही मिले। सरकार ने विधानसभा से बिल पास करने में देरी नहीं लगाई। बीजेपी संगठन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले को ऐतिहासिक बता रहा है, क्योंकि इसका फायदा राज्य की महिलाओं को मिलेगा। तो मैं कहूंगी कहीं न कहीं बेटियों को और मजबूत करने के लिए, उनको और सशक्त करने के लिए, उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और मजबूती देने के लिए ये सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है। इसके लिए मैं पूरी सरकार को शुभकामनाओं के साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ। साल 2022 के चुनाव में महिला वोटर्स का अहम रोल रहा। कुल 82 लाख वोटर्स वाले उत्तराखंड में 39 लाख महिला वोटर्स हैं। ऐसे में बीजेपी ने महिलाओं को नौकरी में आरक्षण का बिल पास करके उन्हें साधने की कोशिश की है। वहीं इससे पहले ऋतु खंडूरी महिला स्पीकर बनी तो हरिद्वार से कल्पना सैनी को राज्यसभा सांसद बनाया गया। इस बार संगठन के 2 जिलों में बीजेपी ने महिलाओं को जिलाध्यक्ष भी बनाया। और मैं कहता हूँ कि ऐतिहासिक कदम उत्तराखंड राज्य के दृष्टिकोण से है, और क्योंकि पहाड़ का पूरा जो तंत्र है वो बहनों पे ही निर्भर है, चाहे आर्थिक तंत्र हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र का तंत्र हो। तो मैं कहता हूँ बहुत एक अच्छा निर्णय है और मैं सरकार का हृदय से आभारी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि उत्तराखंड की मातृशक्ति सशक्त हो, उत्तराखंड की मातृशक्ति रोजगार से जुड़े। और आपको मालूम है, जब उत्तराखंड का आंदोलन चला तो सबसे बढ़ चढ़ के किसी ने इसमें हिस्सा लिया तो उत्तराखंड की मातृशक्ति ने लिया था। उत्तराखंड में महिलाओं की ताकत का एहसास बीजेपी को हो चुका है, इसलिए सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण के मुद्दे को सरकार ने गंभीरता से लिया और इस फैसले से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार महिलाओं से कनेक्ट होने का मैसेज देने में कामयाब साबित हुई। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। रुड़की की इकबालपुर चीनी मिल से चीनी की चोरी के बाद प्रशासन अलर्ट है और आड़ में डीएम ने शुगर मिल पहुंचकर निरीक्षण किया है। गोदाम में रखी चीनी की पड़ताल भी की गई है और बोरों की दोबारा से गिनती भी करवाई गई। इसके साथ ही डीएम ने कहा है कि जितने भी गोदाम बंद हैं उनमें भी चीनी के बोरों की काउंटिंग फिर से की जाएगी। करीब 4 दिन में ये गिनती पूरी हो जाएगी और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा में मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया था कि इकबालपुर चीनी मिल से करीब 9 करोड़ की चीनी चोरी हो गई है और इसे लेकर हड़कंप मचा हुआ है और इसी को लेकर जांच चल रही है। स्टॉक में कितना शो किया गया था और कितना उसमें शॉर्टफॉल है। जब पूरी काउंटिंग हो जाएगी तब एक्चुअल पिक्चर सामने आ जाएगी कि जो हाईकोर्ट के सामने या प्रशासन के सामने या जब ताला लगाया गया था तो उस समय कितनी चीनी काउंट हुई थी, उसके बाद आज की तारीख में क्या स्थिति है। चूंकि ये बैंकों के भी इसमें ताले लगे हुए हैं। पिथौरागढ़ के लोगों का 25 साल पुराना हवाई सफर का सपना जल्द पूरा हो सकता है। पिथौरागढ़ और हिंडन की उड़ान स्पाइस जेट जो है वो शुरू करेगी। तो वहीं देहरादून के लिए फ्लाई बिग कंपनी को चुना गया है और इससे पिथौरागढ़ में कई मायनों में बदलाव आ सकता है।
बेशुमार सौंदर्य से लबरेज चाइना नेपाल बॉर्डर पर बसा पिथौरागढ़ मुख्य धारा से कोसों दूर है। लंबा पहाड़ी सफर होने के कारण यहाँ विकास की बयार भी काफी देर से पहुँचती है। लेकिन अब ये जिला राज्य का ऐसा पहला पहाड़ी जिला बनने जा रहा है जहाँ से नियमित उड़ान शुरू होगी। नैनीसैनी एयरपोर्ट से अगले साल 31 जनवरी को प्लेन सर्विस शुरू होनी है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नियमित प्लेन उड़ाने का लेटर सीएम धामी को भेज चुके हैं। वहीं एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने भी डीजीसीए की लगाई गई आपत्तियों को दूर करना शुरू कर दिया है। हम लोग ने एयरपोर्ट में जो भी ओएलएस सर्वे में ऑब्जेक्शन लगे थे उसको हमने रिमूव कर दिया है। कुछ थोड़े बहुत और ऑब्जेक्शंस हैं जिसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं ग्रेजुअली। तो जल्दी हम लोगों को यहाँ पे उसका लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर सेवाएं शुरू हो जाएंगी। केंद्र ने नैनीसैनी से उड़ान भरने का जिम्मा फ्लाई विंग एयरलाइंस को दिया है। एयरलाइंस पिथौरागढ़ से हिंडन के साथ ही पंतनगर होते हुए देहरादून के लिए भी हवाई सेवा शुरू करेगी। हालांकि पहले भी रुक रुक कर कुछ समय के लिए 9 सीटर प्लेन से हवाई सेवा शुरू की गई थी, लेकिन रनवे में प्लेन फिसलने के बाद यहां की हवाई सेवा पूरी तरह से ठप हो गई। पर्यटन बढ़ेगा और साथ साथ पिथौरागढ़ में कई ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं उसमें बढ़ेगा और आने जाने की समस्या का समाधान होगा। और कई लोग हमारे प्रवासी लोग हैं जो यहाँ आना चाहते हैं, वो लंबी दूरी के कारण और रोडों के कारण और कई दिन लग जाते हैं। तो इससे भी अब बचत होगी। निश्चित तौर पर पिथौरागढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए हवाई सेवा बहुत जरूरी और कंटिन्यू और जरूरी है। प्लेन सर्विस बहाल करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ ही राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी खासी मशक्कत की, जिससे अब स्थानीय लोगों और सैलानियों को तो फायदा पहुंचेगा, साथ ही साथ रोजगार और पर्यटन को भी पंख लगेंगे। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में अपग्रेड करने की कवायद शुरू हो गई है, लेकिन इसकी राह में अभी भी पेच हुआ है। इसकी एयर स्ट्रिप को विस्तार देने के लिए 330 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी, जिसमें एक फॉरेस्ट एरिया है तो दूसरी ओर घनी आबादी वाली प्राइवेट लैंड। राज्य का एकमात्र सबसे बिजी एयरपोर्ट है जॉलीग्रांट एयरपोर्ट, लेकिन एयर स्ट्रिप छोटी होने के कारण इस पर अभी बड़े जहाज अपनी फुल कैपेसिटी में नहीं उतर पाते। राज्य सरकार इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहती है। इसके लिए 3500 मीटर लंबा रनवे बनाना होगा। अब प्लान है कि इसे 2 चरणों में बनाया जाएगा। पहले चरण में रनवे के एक हिस्से को 2700 मीटर तक लंबा किया जाएगा और दूसरे चरण में इसके रनवे को 3500 मीटर तक लंबा किया जाएगा, ताकि इस पर इंटरनेशनल फ्लाइट भी आसानी से लैंड कर सके। पहले स्टेज में उसको 2100 मीटर से इसका रनवे 2600 मीटर करना था। उसके लिए हमें जो एयर स्ट्रिप को अगर हम लोग देखते हैं तो आपके ऋषिकेश की तरफ हम लोगों को लगभग 600 मीटर हम लोगों को विस्तार करना था इसका। उसके लिए 87 हेक्टेयर के करीब फॉरेस्ट की लैंड हम लोगों को ट्रांसफ़र करनी है। उस फॉरेस्ट लैंड का ट्रांसफ़र का प्रस्ताव भारत सरकार के स्तर पर है। रनवे को 2700 मीटर तक ले जाने के लिए सरकार को 214 एकड़ फॉरेस्ट लैंड चाहिए होगी। ये फाइल भारत सरकार में पेंडिंग है। दूसरे फेज में रनवे को 3500 मीटर लंबा बनाया जाएगा, लेकिन इसमें 116 एकड़ प्राइवेट जमीन आ रही है। आबादी वाले इस क्षेत्र में करीब 300 भवन इसकी जद में होंगे। क्योंकि हमें जितनी भी हमारे हवाई पट्टी हैं, चाहे चिन्यालीसौड़ हो, गौचर हो, पिथौरागढ़ हो, पंतनगर हो, इन सब का एक्सटेंशन करना पड़ेगा। स्वयं जॉलीग्रांट भी शॉर्ट ऑफ रनवे है, इनका एक्सटेंशन करेंगे तभी जाकर के कमर्शियल फ्लाइट्स वायबल होंगी। वहीं चुनौती ये भी है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 30 नवंबर को लेटर भेजकर साफ किया है कि राज्य सरकार को ये जमीन उसे निशुल्क उपलब्ध करानी होगी, यानी कि लैंड एक्वायर से लेकर विस्थापन तक का खर्चा राज्य को स्वयं उठाना होगा, जो मौजूदा आर्थिक हालात में किसी चैलेंज से कम नहीं है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। चंपावत के लोहाघाट सीएचसी पहले से डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है और ऐसे हालात में 5 डॉक्टरों में से 2 ने सेवा से छुट्टी ले ली है, तो वहीं 3 डॉक्टर 3 साल के लिए पीजी करने चले गए हैं। डॉक्टरों की इस कमी पर अस्पताल में आ रहे मरीजों में खासकर गर्भवती महिलाओं का इलाज करने वाले डॉक्टर प्रभावित होने की बात कर रहे हैं। वहीं सीएमएस के मुताबिक डॉक्टरों की कमी सूचना सीएमओ को दे दी गई है। दिक्कत ये है कि यहाँ तो मतलब पेशेंट ज़्यादा ही है, डिलीवरियाँ बहुत होती है यहाँ,
एवरेज 50 से ऊपर ही यहाँ हर महीने डिलीवरी होती है। हमारी डिलीवरी ज़्यादातर बाराकोट, पार्टी, सब जगह से, रीठा साहिब, सब जगह से रेफर होके पेशेंट आते हैं यहाँ। तो यहाँ वर्कलोड ज़्यादा है, उस हिसाब से डॉक्टर अब आजकल बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि कुछ डॉक्टर पीजी करने चले गए हैं, कुछ छोड़ के चले गए हैं। अभी हमारे पास डॉक्टर यहाँ सफिशिएंट है, लेकिन अभी कुछ समय से कुछ डॉक्टर पीजी करने चले गए हैं, लगभग 4 लोग, और 2 डॉक्टर हमारे यहाँ से छोड़ के चले गए। एक कुलदीप खड़ायत हैं, सर्जन, वो चले गए। एक ऑर्थोपेडिक्स आए थे, उन्होंने अभी ज्वाइनिंग लेकर चले गए, वो वापस नहीं आए। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। अगले 6 महीने के लिए और कार्यकाल बढ़ाया गया है। अब तक कमेटी को करीब 2.5 लाख सुझाव मिले हैं और जल्द ही कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। तो एक बार फिर से बताते चले कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी का जो कार्यकाल है वो फिलहाल बढ़ा दिया गया है और अगले 6 महीने के लिए कार्यकाल जो है और बढ़ाया गया है। अब तक कमेटी को करीब 2.5 लाख सुझाव मिले हैं और कहा यह जा रहा है कि जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जाएगा। तो बड़ी खबर है दिल्ली से इस वक्त की। यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी का जो कार्यकाल है वो फिलहाल बढ़ाया गया है। रुड़की की सब्जी मंडी में तैनात मंडी निरीक्षक शिव मूर्ति सिंह को 30,000 की रिश्वत लेते हुए देहरादून से आई विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी आरा मिल और लकड़ी का थोक लाइसेंस को ट्रांसफर कराने के एवज में पैसे मांग रहा था। विजिलेंस की टीम ने आरोपी से बंद कमरे में घंटों पूछताछ की है और उसके बाद अपने साथ देहरादून ले गई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि 60,000 की डिमांड की गई है, लेकिन 30,000 में बात फाइनल हो गई है और विजिलेंस ने आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जो शिकायतकर्ता जो मिल गया था वो पंकज है, जो उन्होंने शिकायत कर दी लाइसेंस के संबंध में कि लाइसेंस जारी करने के संबंध में इनके द्वारा पैसे मांगे जा रहे थे अनेक रूप से, वो तोच की धनराशि। तो उसने शिकायत कर दी विजिलेंस में। विजिलेंस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसे रंगे हाथ पकड़ा गया। इसका 30,000 रुपये 60,000 मांग रहा था, लेकिन 30,000 रुपये बात हुई तो 30,000 रुपये रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। इसे कहाँ ले जाया जा रहा है? इसे आप सतर्कता अधिष्ठान कार्यालय में ले जाया जा रहा है, फिर कल इसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। क्या घर में भी कुछ जांच पड़ताल? बिहार में भी इसमें जाँच पड़ताल आगे भी कार्रवाई होगी इसमें, जिसकी भी संपत्ति के संबंध में मालूम किया जाएगा। इस पर जो भी इस तरह से कमाई गई होंगी उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। 15 साल की उम्र में 18 बॉयफ्रेंड सुनकर शायद ही कोई यकीन करे, लेकिन देहरादून के कारगिल इलाके में ट्यूशन से लौट रही लड़की पर हुई फायरिंग का जब पुलिस ने पर्दाफाश किया तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। मंगलवार रात 8 बजे ट्यूशन से लौट रही 15 साल की लड़की पर जब फायरिंग हुई तो परिवार समेत पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए। घटना को लेकर पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी खंगाले और 24 घंटे के अंदर ही पर्दाफाश भी कर दिया। घटना को अंजाम लड़की के बॉयफ्रेंड ने ही दिया था, जिससे उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए हुई। देवबंद के रहने वाले 21 साल के अक्षय की लड़की से दोस्ती थी और आपसी विवाद के बाद से दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही थी, जिससे नाराज होकर अक्षय ने लड़की को डराने के मकसद से फायरिंग कर दी। पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि लड़की के इससे पहले 18 और भी बॉयफ्रेंड रहे हैं और सभी से दोस्ती सोशल साइट्स के ही जरिए हुई। वो लड़की जिस पर फायर करने किया गया था, इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग कोरोना काल से चल रहा था और इनका प्रेम जो है वो जैसे आजकल सामान्य तो हो रहा है कि सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम के माध्यम से इनकी दोनों में प्रेम हुआ, मिलना जुलना हुआ। इस बीच उस महिला का, उस लड़की का किसी अपने अन्य साथियों के साथ भी उसके प्रेम प्रसंग चल रहे थे। उसने इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। मोबाइल के जरिए दोस्ती नई नहीं है, लेकिन ये कब आपके और आपके अपनों के लिए घातक बन जाए कह नहीं सकते और यही देहरादून में भी हुआ। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। हरिद्वार प्रशासन का बुलडोजर अतिक्रमणकारियों पर गरजा है। उत्तरी हरिद्वार में सिंचाई विभाग की 2.5 हेक्टेयर जमीन जो है अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर मौजूद स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को तोड़ डाला है। इस दौरान अतिक्रमणकारियों और अधिकारियों के बीच कहासुनी भी हुई है। इस जमीन पर लंबे समय से अतिक्रमण पसरा हुआ था, जिसको हटाने के लिए विभाग की ओर से लगातार नोटिस भी दिए गए थे।
अल्मोड़ा से 40 किलोमीटर दूर जागेश्वर धाम के पास ही झाकर श्याम मंदिर है। मंदिर के पास ही पर्यटन विभाग द्वारा हट बनाए जा रहे हैं। पर्यटकों को लुभाने के लिए बन रहे हटों को बनने में 10 साल से अधिक समय हो गया है। आप ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ में पर्यटन की अपार संभावना है। वहीं जागेश्वर धाम और झांकर श्याम मंदिर दर्शनों के लिए हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन हट और रिजॉर्टों की कमी के कारण पर्यटक दर्शन करने के बाद लौट जाते हैं। पर्यटन विभाग ने झांकर श्याम मंदिर के पास हट बनाने का काम तो शुरू किया, लेकिन बजट की कमी से निर्माण पिछले 10 सालों से अधर में है। अब स्थानीय निवासी जल्द ही निर्माण की मांग कर रहे हैं। हटों का काम तो ऐसे 2011 से लगा था, अभी तक इसमें कोई कार्य इतना हो नहीं रहा है कि जैसे हम कह सकें कि पर्यटन की दृष्टि से बन रहे थे हटें। पर्यटन यहाँ काफी पर्यटन आता है, तो उससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। निर्माण काम 10 सालों से लटका हुआ है। वहीं डीएम ने अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण किया और जल्द ही निर्माण पूरा कराकर संचालन के निर्देश दे दिए हैं। अभी पर्यटन विभाग की तरफ से झाकर श्याम मंदिर के पास एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको यूपीआरएनएन बना रहा है, जिसमें कुछ इको हट्स का प्लान किया गया था। तो बहुत लंबे समय से धनराशि नहीं मिलने के कारण वो कार्य रुका हुआ था। वर्तमान में शासन स्तर से उसमें कुछ धनराशि रिलीज कर दी गई है, तो अभी कार्य काफी तीव्र गति से चल रहा है। पहाड़ में पर्यटकों की संख्या साल दर साल बढ़ रही है, लेकिन पर्यटकों को कई दिनों तक पहाड़ में ही रुकवाने के लिए बेहतर हट और रिजॉर्ट समेत बेहतर सड़कों की जरूरत है। लेकिन विभागों की लापरवाही से योजनाएं अधर में पड़ी रहती हैं। ऐसे में समय रहते ही योजनाएं पूरी करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। चमोली में एशिया की सबसे लंबी जोशी मठ औली रोपवे सैलानियों के लिए फिर शुरू कर दी गई है। रोपवे को चलाने से पहले रोपवे संचालक टीम ने विपरीत परिस्थितियों में किस तरीके से फंसे हुए सैलानियों को निकाला जा सकता है उसका अभ्यास किया गया है। करीब 150 से 200 मीटर की ऊंचाई से रस्सियों के सहारे ट्रॉली के अंदर फंसे हुए पर्यटकों को बाहर निकालने का सफल अभ्यास किया गया। देखिए, रेस्क्यू मॉक ड्रिल एक हमारी रेगुलर प्रैक्टिस है। इसमें हम साल में 2 बार कराते हैं और इन केस हमारा अगर कोई भी सिस्टम फेलियर हो जाता है तो उस केस में हम मैनुअली सबको डिसेंड करते हैं कैबिन के थ्रू। दिसंबर आने के बाद भी बरसात में होने वाला डेंगू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। डेंगू के डंक का असर ऐसा है कि प्रदेश में 2200 से ज्यादा मरीज अभी तक सामने आ चुके हैं। ये धुआं डेंगू के उन मच्छरों को भगाने के लिए हो रहा है जो बरसात के बाद लोगों को बीमार बना रहे हैं। लेकिन बरसात जाने और ठंड आने के भी 1.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू वैसे तो अमूमन हर वर्षों में बरसात के तुरंत बाद आ जाता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट हुआ है। तो जनता से यही अपील है कि कम से कम सफाई व्यवस्था अपना रखें और सोर्स रिडक्शन का काम उन लोग को करना चाहिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि डेंगू ने अपने कैरेक्टर में बदलाव किया है। पहले के मुकाबले अब ये ठंड के मौसम में ज्यादा हो रहा है। मौसम का जो ट्रेंड है वो वक्त के साथ बदल रहा है और बदलना ग्रेजुअल है। ग्रेजुअल होते होते इस साल ये हुआ कि अक्टूबर और नवंबर। हालांकि डेंगू के कैरेक्टर में बदलाव क्यों हुआ इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन प्रदेश में अभी तक डेंगू के 2200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा 1400 के करीब मामले देहरादून से हैं, जबकि इसके बाद हरिद्वार और नैनीताल जिले का नंबर है। और यही नहीं, पौड़ी, टिहरी और उधमसिंह नगर जिलों में भी अच्छे खासे डेंगू के मरीज मिले हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। अगर आप 31 और क्रिसमस पर नैनीताल आ रहे हैं तो यह खबर आपके काम के लिए है। यहां पहुंचने के लिए पुलिस ने इस तरह का प्लान तैयार किया है कि शहर को जाम के झाम से बचाया जा सके। जाम की तस्वीरें जरूर पिछले पर्यटन सीजन की हैं, लेकिन क्रिसमस और 31 दिसंबर में ऐसा जाम ना लगे, इसके लिए यातायात प्लान तैयार है। भीड़ बढ़ने के बाद नैनीताल से 10 किलोमीटर दूर ही गाड़ियों को पार्क किया जाएगा। वहीं उन गाड़ियों को एंट्री दी जाएगी जिन होटलों में पार्किंग की सुविधा होगी। इसके साथ ही शहर को जाम मुक्त करने के लिए रूसी बाईपास और नारायण नगर में पार्किंग बनाई गई है। साथ ही प्रेशर बढ़ने के बाद काठ गोदाम और काला ढूंगी में ही गाड़ियों को पार्क करने की योजना भी है।
शहर में पार्किंग सब फुल हो जाएंगी तो उसके बाद रूसी बाईपास को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। रूसी बाईपास की 2,500 से 3,000 की कैपेसिटी है और हम लोग मानते हैं कि इतने से हमारा जो सीजन है वो सुचारू रूप से चलेगा जैसे पिछले साल चला था, लेकिन अगर इससे ज़्यादा भीड़ बढ़ती है तो हम काठगोदाम से ही इसको रोटेट करेंगे। दरअसल क्रिसमस और 31 के लिए पर्यटकों की पहली पसंद नैनीताल है। वहीं इस दौरान जश्न का रंग भी फीका ना हो, इसके लिए इंतजाम भी होटल कारोबारियों ने किए हैं। इसके साथ ही प्रशासन शटल सेवा की पर्यटकों के लिए व्यवस्था करा रहा है। जो लोकल हमारी टैक्सियां हैं वो हम लोग लगाएंगे रूसी बाईपास में, ताकि लोकल टैक्सीज के माध्यम से जिन जिन होटलों में वो लोग रह रहे हैं वहाँ पे रहें। और हालांकि अब फ्यूचर के लिए हम लोगों ने काफ़ी प्लानिंग कर रखी है। हर जगह अपना देखेंगे 2-3 जगह पे पार्किंग्स वगैरह बननी है। बहरहाल नैनीताल में जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं, तो होटल भी पैक होने लगे हैं। अगर आपको भी किसी भी तरह के झमेले से बचना है तो सिर्फ उन्हीं होटलों में बुकिंग करें जो या तो रजिस्टर्ड है और जिनमें पार्किंग की सुविधा है, तभी आपकी एंट्री आसानी से नैनीताल में हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।